हेलो। नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 9 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूंगी, वो ये है कि अपने साथ एक नोटबुक रखिए। ठीक है, एक नोटबुक रखिए और एक पेन रखिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्लास में बताए जाते हैं उनको नोट डाउन करते हुए चलिए। इससे आपको एग्ज़ाम के समय में बहुत ही फ़ायदा होगा। रिवीजन करने में कम समय लगेगा जब आप अपने हैंड रिटन नोट्स को पढ़ेंगे और इन लेक्चर्स को आपको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उनको एक जगह नोट डाउन ज़रूर करिए क्लास। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर क्लास आपको किस तरीके से मेंस में आंसर्स लिखने हैं ये भी बताया जाएगा। ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये यूपी पीसीएस 2025 के लिए है, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर आप कांटेक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन प्रोग्राम भी लेकर आया है। ये क्रैश कोर्स है जो कि राइटिंग प्रोग्राम है, मेनली यूपीपीसीएस मेंस 2024 के लिए। किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है मेंस में, ये आपको बताया जा रहा है। टाइम टेबल आपको प्रोवाइड करा दिया गया है कि जहाँ पर सारे टॉपिक्स के नाम लिखे गए हैं। जीएस पेपर्स को वेरियस टॉपिक में डिवाइड कर दिया गया है यहाँ पर, और हर टॉपिक से रिलेटेड 5 प्रश्न आपको डेली दिए जा रहे हैं जिसके कि उत्तर आपको हमें लिखकर सेंड करना होगा। हमारे यहाँ के फैकल्टी उस आंसर को चेक करके आपको फीडबैक देंगी। 5 प्रश्न ऐसे रहेंगे जिसके कि मॉडल आंसर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हर टॉपिक से रिलेटेड 10 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, तो एक अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। और वो जो दिक्कत होती है कि सिलेबस कंप्लीट कर लिया है लेकिन समझ ही में नहीं आ रहा है कि आंसर कैसे लिखना है, ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि समय इतना नहीं है आपके पास कि आप पूरे सिलेबस को पढ़ें। तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के उनसे रिलेटेड प्रश्न को लिखकर आप एक तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हर टॉपिक से रिलेटेड आपको 10-10 प्रश्न मिलेंगे, तो अच्छा खासा आपका सिलेबस खुद ही तैयार हो जाएगा। तो चलिए क्लास, अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो सर को कांटेक्ट करिए, सर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। आप में से कई स्टूडेंट बार बार कह रहे थे कि मैम इकोनॉमी कवर करिए, तो इसीलिए आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमी से रिलेटेड कई प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये आपका पहला प्रश्न है, आप इसको पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। एक काम करिए, आप अपने नोटबुक में आंसर को लिख लीजिए। मैं क्या करूंगी, अभी टॉपिक को डिस्कस करूंगी, फिर इस प्रश्न को भी डिस्कस करेंगे। लिखिए क्लास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिग्रेसिव टैक्स? प्रतिगामी कराधान से आप क्या समझते हैं? ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि टैक्स दैट टेक अ लार्ज परसेंटेज फ्रॉम लो इनकम पीपल, देन इसको करिए, देन हाई इनकम पीपल, हाई इनकम पीपल। ठीक है, क्या लिखा है, ऐसा कर जो उच्च आय वाले लोगों की तुलना में कम आय वाले लोगों से अधिक प्रतिशत में लेता है। सुनिएगा, ऐसा कराधान जिसमें कर की दर कर योग आय में कमी या वृद्धि के बावजूद बढ़ती जाती है। फिर ऐसा कराधान जिसमें कर की दर कर योग आय में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। हम जब रिग्रेसिव टैक्स की बात कर रहे हैं तो रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे
जो टैक्स रेट होता है ना वो बढ़ता जाता है, ठीक है। इससे दिक्कत क्या होती है, जो बर्डन होता है वो लो इनकम वाले लोगों पर ज़्यादा पड़ता है देन हाई इनकम वाले लोगों के कंपैरिजन में। अब आप सपोज करिए कि जो टोल टैक्स है वो आज 500 रुपये लग रहा है टोल टैक्स, ठीक है, 500 रुपये लग रहा है। किसी की सैलरी 20,000 रुपये है तो उसको ये 500 रुपये देने में दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी की सैलरी 20 लाख रुपए है तो वो आराम से ये टोल टैक्स दे देगा, उसको दिक्कत नहीं होगी। अब यही टोल टैक्स जो है 600 रुपये हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, 20 लाख रुपए वाला अभी भी दे देगा, कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, 600 ही तो लग रहा है, चलो टोल टैक्स दे देंगे। लेकिन जिसकी की सैलरी कम है, 20,000 रुपये, उसको ये 600 रुपये देने में उस पर ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, ठीक है, उसको ज़्यादा दिक्कत होगी। तो रिग्रेसिव टैक्स में देखा जाता है कि जो बर्डन है ना वो गरीब लोगों पर ज़्यादा पड़ता है एज कंपेयर टू जो अमीर लोग होते हैं। बस ये समझिए, ये इसके थ्रू आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ए जो हो है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पर जो बर्डन है याद रखिएगा, ये जो उच्च आय वाले लोग हैं उन पर कम पड़ता है। अगर हम देखें जो कम आय वाले लोगों के कंपैरिजन में, अभी ध्यान से सुनिएगा, तो ए आपका सही उत्तर है। अब क्लास देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जब हम टैक्स की बात करते हैं तो मुख्यतः हम 4 तरीके के टैक्स की बात करते हैं, ठीक है। पहला जो है वो अनुपातिक टैक्स है, जिसको कि हम प्रोपोर्शनल टैक्सेशन कह रहे हैं। दूसरा प्रगतिशील, ठीक है, फिर प्रतिगामी जो रिग्रेसिव टैक्स हो गया, और फिर अधोगामी। क्लियर है? तो प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और आपका डिग्रेसिव टैक्स हो गया। अब एक एक टैक्स को ध्यान से समझते चलिए। सबसे पहले अनुपातिक टैक्स की बात करते हैं। अगर आपने अभी तक टैक्सेशन सिस्टम नहीं पढ़ा, ये पूरा जो टैक्स टाइप ऑफ टैक्सेस को नहीं पढ़ा है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में, अभी समझ में आ जाएगा आज की क्लास के बाद आपको। बस थोड़ा सा समय मुझे दीजिए, 10 मिनट का टाइम। और जिस स्टूडेंट को पहले से ही पता है कि प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, रिग्रेसिव टैक्स क्या है, वो भी एक बार सुन लीजिए, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाए। और अगर इस मेरे से मतलब जो मैं बताने जा रही हूँ वो पहले से पता है, नहीं सुनने का मन होगा तो वीडियो को फॉरवर्ड कर लीजिएगा। लेकिन जो अभी तक नहीं पढ़े हैं वो अभी ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिएगा। जब भी हम अनुपातिक टैक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्रोपोर्शनल टैक्स की, ठीक है। तो यहाँ पर आय जो है वो बढ़ती जाती है, लेकिन जो टैक्स रेट है वो आपका फिक्स रहता है। ये इनकम है, ठीक है, ये क्या है? टैक्स रेट है। हम प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इनकम जो है वो बढ़ रही है। पहले इनकम 1 लाख थी, फिर 2 लाख हुई, फिर 3 लाख हुई, अभी देखिए 4 लाख हुई, 5 लाख हुई, 6 लाख हुई, 7 लाख हुई। तो ये हम इस तरफ जब बढ़ रहे हैं 4, 5, 6, 7, वो तो जो इनकम है वो तो आपकी बढ़ रही है, लेकिन जो टैक्स रेट है वो फिक्स है। वो कितना फिक्स है? 30%। समझ में आया? समझ में आया? तो इसी वजह से ये क्या है? स्थिर कर की दर आपको इंडिकेट कर रहा है, टैक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इनकम बढ़ती जा रही है। तो इसको हम प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं। यहां ध्यान से देखिएगा क्लास, जो आय है वो 50 हुई, 75 हुई, 1 लाख हुई और 5 लाख हुई, ठीक है। लेकिन जो परसेंटेज है वो हर जगह जो क्या है? परसेंटेज मतलब यहां पर हम टैक्स रेट की बात कर रहे हैं, जो परसेंट में दिया गया है वो सब जगह 30% ही दिख रहा है। अब एग्जाम्पल की अगर मैं आपसे बात करूं तो कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, निगम कर हो गया। निगम कर अगर 30% है तो आपकी सैलरी अगर 50 लाख हो तब भी आप 30% ही कॉर्पोरेट टैक्स देंगे, ठीक है। आपके बगल वाले की सैलरी 20 लाख हो तब भी वो कॉर्पोरेट टैक्स देगा। आपके इधर वाले की सैलरी 1 करोड़ हो तब भी वो 30% टैक्स ही देगा, कॉर्पोरेट टैक्स। तो सैलरी अगर किसी की बढ़ी भी है, ठीक है, ज़्यादा है, तब भी जो टैक्स रेट है वो फिक्स है 30%। तो इसके अंतर्गत आय में वृद्धि, कोई भी परिवर्तन होने से कर की दर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जो टैक्स रेट है वो फिक्स है, भले आय जो है वो बढ़ रही है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं। एग्जाम्पल कॉर्पोरेट टैक्स।
लिख लीजिए, लिख लीजिए। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए क्लास स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप फिर अपने नोटबुक में आराम से बना लीजिएगा। अब हम दूसरे टैग्स की बात करते हैं। बोलूँ ना, अब मुझे बहुत डर लगता है, मुझे लगता है कहीं मेरे स्टूडेंट्स फिर ना कहें मैम आप स्लाइड के सामने खड़ी हो गई, तो मैं अब स्क्रीन में देखती रहती हूँ कि कहीं मैं स्लाइड के सामने ना खड़ी हो जाऊँ और आप लोग को दिक्कत हो। देखिए, आप लोग जो कहते हैं स्लाइड के सामने खड़ी हो गई या मैम क्वेश्चन नहीं दिखा, तो मैं आप ही लोगों के लिए ये पीपीटी लेके आती हूँ, और अगर आप लोग ही नहीं पढ़ पाओगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। तो अगर कभी भी ऐसी क्लास में कोई दिक्कत होती है, कोई इंपॉर्टेंट स्लाइड की आप वो क्या नहीं ले पाए, पिक नहीं ले पाए, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्स की हम बात कर रहे हैं। हम किसकी बात करें? प्रगतिशील। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। आज तुम्हारी सैलरी 5 लाख है तो हो सकता है जो टैक्स लिया जा रहा हो, इनकम टैक्स, वो 5% हो। कल 10 लाख हो गई तो आपका जो इनकम टैक्स है वो हम मान के चले कि 7% हो गया। तो इनकम अगर बढ़ेगा तो टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। आप देखते होंगे ना, इनकम स्लैब की बात करते, टैक्स रेट की बात करते हैं ना, जो जिसकी सैलरी जितनी ज़्यादा होती है उसको टैक्स भी उसी के अकॉर्डिंग देना पड़ता है, उतना ज़्यादा देना पड़ता है। तो इनकम भी बढ़ रही है, टैक्स भी बढ़ रहा है यहाँ पर। वहाँ पर जब हमने बात की थी प्रपोर्शनल में, तो मैंने आपको क्या बताया था, इनकम जो थी वो बढ़ रही थी, लेकिन जो टैक्स रेट था वो आपका फिक्स था। अगर 30% है तो इनकम आज चाहे 10 लाख हो, 20 लाख हो, 40 लाख हो, 60 लाख हो, 1 करोड़ हो, कॉर्पोरेट टैक्स आपका 30% ही लगेगा। यहां पर इनकम भी बढ़ रही है, टैक्स भी बढ़ रहा है। इनकम 2.5 लाख है तक है, अगर इनकम 2.5 लाख तक है पर एनम तो 10% टैक्स देना पड़ रहा है। अगर 5 लाख एक हो गई आपकी, मतलब 5 लाख से अगर हम देखें 2.5 से 5 लाख ऐसे मानो, तो आपको 20%, फिर 30%। तो यहाँ पर मैं बस आपको इतना बताना चाह रही हूँ, प्रोग्रेसिव टैक्स में इनकम बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, टैक्स रेट भी बढ़ता है, जैसे कि हमारे भारत में देखा जाता है ना। हमारे भारत में भी यही होता है ना, स्लैब डिसाइड रहता है 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख 1 से 10 लाख, 10 लाख 1 से 20 लाख, और उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे जो परसेंटेज है इनकम टैक्स का वो भी बढ़ता है। क्लियर हो गया? तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्स कहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना होगा क्लास, 1 मिनट, मैं इसको डिलीट कर दूं सारी इंक और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जा रही हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलो अब यहां देखते हैं, रिग्रेसिव टैक्स की हम बात कर रहे हैं, प्रतिगामी कर की हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या है, इनकम है, यहां पर टैक्स है, ठीक है। यहां पर अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो हम मान के चले, मान के नहीं चले, ग्राफ में ध्यान से देखिए, दिख रहा है यहां पर इनकम फिक्स हो गई है। क्या है, इनकम जो है वो फिक्स है, लेकिन जो टैक्स रेट है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा 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 रहा है। आपको बढ़ता दिख रहा है ना, जो टैक्स रेट है वो बढ़ता जा रहा है। यहां पर देखो, आय जो है अगर 1 लाख है तो वो 1 ही लाख बनी हुई है, ठीक है। टैक्स रेट क्या है, कर की दर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख है। अरे सॉरी, जो कर की दर है वो आपका 5%, 10%, 15% और 20% है, ठीक है, परसेंट में है वो। और यहां पर आय जो है वो 1 लाख बनी हुई है। तो हम क्या देख रहे हैं, रिग्रेसिव टैक्स में हम प्रतिगामी टैक्स में देख रहे हैं, जो आपकी इनकम है, आय है, वो फिक्स है, लेकिन जो टैक्स रेट है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ता 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 जा रहा है। क्लियर है क्लास? इतनी चीज, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा, इसमें गरीब वर्ग पर कर का बोझ और अधिक बढ़ जाता है। गरीब वर्ग जो है, जिनकी की सैलरी बहुत कम है, अगर उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो बोझ उन पर बढ़ता जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको क्वेश्चन में समझाया था कि अभी जो टोल टैक्स है वो 100 रुपए है, मान के चल रही है, ठीक है।
अब एक आदमी जो है जिसकी की सैलरी 20 लाख रुपए है पर एनम साल में, उसको ये 100 रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो कहेगा दे दो टोल टैक्स, चलो आगे बढ़ो। हाँ, लेकिन अगर किसी आदमी की सैलरी जो है वो हम 20,000 या 10,000 मान के चलें, पूरे साल की 10,000 बेचारा वो कमा रहा है बस, तो उसके लिए ये 100 रुपए देना थोड़ी कठिनाई होगी। अब आप देख रहे हो रिग्रेसिव टैक्स में क्या हो रहा है, जो टैक्स रेट है, जो टैक्स है वो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। अब ये 200 रुपए हुआ, 300 रुपए हुआ, 400 रुपए हुआ, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक आदमी की सैलरी जिसकी की सैलरी 20 लाख पर एनम है, उसको 100 रुपए देने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, 200 में भी नहीं होगी, 300 में भी नहीं होगी, 400 में भी उसके ऊपर ऐसा कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। और ये सच है। ठीक है, अब ये मत कहना मैम नहीं 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 हम पे तो पड़ेगा, नहीं नहीं पड़ेगा उतना बर्डन इस 20 लाख पर एनम वाले जो भी आदमी है उस पर। लेकिन अगर किसी की सैलरी जो है वो 10,000 पर एनम है, एक साल में वो 10,000 कमा रहा है, उसके लिए ये 100 से 200 से 300 से 400 हो जाए तो वो कहेगा हम जाएंगे ही नहीं उस रोड में जहां पर हमको 400 रुपए टोल टैक्स देना पड़े, इतना खर्च कौन करेगा, हम नहीं। तो उसके ऊपर ये जो बर्डन पड़ रहा है ना इंक्रीज होने का टोल टैक्स का, वो उस आदमी पर ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, रिग्रेसिव टैक्स की जब भी हम बात करते हैं तो यहां पर इनकम तो फिक्स रहती है, लेकिन टैक्स रेट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जिसका कि निगेटिव इंपैक्ट, बर्डन, या हम कह सकते हैं कि गरीब लोगों पर ज्यादा देखा जा सकता है। तो उनकी जो सैलरी का जो परसेंटेज है वो ज्यादा लगेगा इसमें। समझ में आ रहा है, ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। चलो आगे बढ़े। अब कौन सा एक टैक्स बचा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, ले लीजिए। पहले रुकिए मैं हट जाऊं, आप लोग ले लीजिए इसमें स्क्रीनशॉट, ले लिए क्लास। चलिए अब आगे ध्यान से देखिएगा। अब आपका बचा डिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, अधोगामी टैक्स, इसको भी ध्यान से सुनिए। अधोगामी टैक्स की बात जब हम करेंगे क्लास, तो यहां पर कुछ समय के लिए हम देखेंगे वही पैटर्न जो कि प्रोग्रेसिव टैक्स में होता है। ठीक है, मतलब अगर इनकम बढ़ी टैक्स भी बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है टैक्स भी बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है टैक्स भी बढ़ रहा है। लेकिन एक समय बाद इनकम बढ़ने के बाद भी जो टैक्स है वो फिक्स हो जाएगा। मतलब हमने कह दिया कि मैक्सिमम टैक्स जो है वो 20% लिया जाएगा, मैक्सिमम टैक्स। ठीक है, तो यहां पर जिसकी सैलरी बहुत कम है उसको तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ा है, लेकिन जैसे जैसे सैलरी बढ़ रही है टैक्स रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। दिख रहा है ना, टैक्स रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसी लाइन आपको मिल रही है। लेकिन एक समय बाद सैलरी बढ़ने पर भी जो टैक्स रेट है वो 20% ही फिक्स कर दिया गया, इससे ज्यादा नहीं लिया जाएगा। इसी को हम डिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा क्लास, इसको हम क्या कहते हैं, डिग्रेसिव टैक्स कहते हैं, मतलब अधोगामी टैक्स। एक समय तक हम देखते हैं कि प्रगतिशील टैक्स होता है जो कि बढ़ता जाता है, जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा, लेकिन एक समय बाद अनुपातिक कर हो जाता है, ये आपका फिक्स हो जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने प्रोग्रेस उसमें देखा था, प्रोपोर्शनल टैक्स में। तो हम कह सकते हैं डिग्रेसिव टैक्स जो है उसमें हम किसके फीचर्स देखते हैं, हम प्रोपोर्शनल टैक्स के, अधोगामी टैक्स के विशेषता देखते हैं और प्रोग्रेसिव टैक्स के, दोनों के। पहले आप प्रोग्रेसिव टैक्स की विशेषता देखेंगे। ठीक है, प्रगतिशील टैक्स की, जो कि इनकम के साथ बढ़ रहा है टैक्स रेट, लेकिन एक समय बाद इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट आपका फिक्स रहेगा। यहां देखो, 1 लाख थी तो 5%, 1.5 लाख हुई तो 10%, 2 लाख हुई तो 15%, अब 2.5 लाख हुई तो 20%, लेकिन 3 लाख हुई तब भी 20, ठीक है, 3.5 लाख हुई तब भी 20, 4 लाख हुई तब भी 20%, तो फिक्स हो गया। तो यहां पर प्रगतिशील मतलब हम प्रोग्रेसिव टैक्स की फीचर्स देख रहे हैं, ठीक है, और अनुपातिक मतलब हम प्रोपोर्शनल टैक्स के फीचर्स देख रहे हैं। क्लियर हो गया ना क्लास? चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाह रहे होगे तो मैं इरेज कर दूं और स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।
अच्छे से ले लीजिएगा क्लास ताकि दिक्कत ना हो। आगे देखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, अब यहां पर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूं सारे टैक्स को एक जगह। इसका भी स्क्रीनशॉट पहले ही ले लीजिए, पहले ले लीजिए, फिर मैं ड्रॉ कर देती हूं तो थोड़ा खराब हो जाता है। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? कर दिख रहा है। यहां पर क्या दिख रहा है? कर दर दिख रहा है, रेट दिख रही है। चलो अब देखो, सबसे पहले हमने किसकी बात की थी? आप लोग से अनुपातिक कर की बात की थी। अनुपातिक कर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था? जो टैक्स रेट है वो फिक्स है, टैक्स रेट फिक्स है। इनकम बढ़ती जा रही है, टैक्स रेट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इनकम बढ़ रही है लेकिन टैक्स रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो फिक्स है। तो ये कौन सा कर हो गया? अनुपातिक कर हो गया, जिसको कि मैंने क्या बोला था बताइए? मैंने प्रोग्रेसिव नहीं, प्रोपोर्शनल टैक्स बोला था। इंग्लिश में भी लिख लीजिए, दिक्कत होगी हिंदी इंग्लिश दोनों लोगों को। तो हमने अनुपातिक कर की जब बात की थी तो मैंने प्रोपोर्शनल टैक्स की बात की थी। चलो क्लियर हो गया होगा। फिर दूसरा टैक्स हम देख लें, कौन सा? हमने बात की थी प्रगतिशील टैक्स की। ठीक है, प्रगतिशील टैक्स की मैंने बात की थी। मैंने आपको बताया था कि एक इनकम तक तो कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन एक समय बाद हम देखेंगे तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स भी बढ़ता जाएगा। तो देखिए यहां पर हम क्या देख रहे हैं? एक समय बाद जो है इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है, टैक्स भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्लियर हो गया? प्रोग्रेसिव टैक्स, इनकम बढ़ी टैक्स बढ़ा, इनकम बढ़ी टैक्स बढ़ा। फिर देखिए हम बात कर लेते हैं रिग्रेसिव टैक्स की, जिसको कि हम कहते हैं प्रतिगामी टैक्स। यहां पर जो इनकम है वो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन जो टैक्स लिया जा रहा है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो बढ़ता जा रहा है। तो ये रिग्रेसिव टैक्स हो गया। ठीक है, जो आपके प्रश्न में पूछा गया था। क्लियर है? अब लास्ट वाला बचा डिग्रेसिव टैक्स। डिग्रेसिव टैक्स देख लीजिए। डिग्रेसिव टैक्स जो है उसमें अगर हम देखेंगे, पहले ये आपका प्रोग्रेसिव टैक्स की तरह कुछ समय तक बढ़ता है। ठीक है, आय बढ़ती है इनकम बढ़ता है, आय बढ़ती है इनकम बढ़ता है, लेकिन एक समय बाद अगर देखेंगे तो ये आपका अनुपातिक टैक्स की तरह हो जाएगा, जिसमें जो टैक्स है वो फिक्स हो जाएगा, अब चाहे इनकम कितनी भी बढ़े। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसको हम क्या कहते हैं? अधोगामी कर कहते हैं। क्लियर क्लास? अच्छे से समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा आप लोग, कोई भी दिक्कत होगी तो बताइएगा। क्या दिया गया है? कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम: इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम इन द एग्जीक्यूटिव, establishment of Federal Public Service Commission, separation of provincial budget from the central budget for the first time. Which of the following system given above were provided by the Government of India Act 1935? तो बताइए, 1935 एक्ट की बात यहां पर की गई है। ध्यान दीजिएगा, 1935 एक्ट की बात की गई है। जब हम कार्यपालिका में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की बात करते हैं तो क्या ये 1935 के एक्ट के थ्रू आई है? ध्यान से सोचिए, क्या ये 1935 के एक्ट के थ्रू आई है? नहीं, ये किसके थ्रू आई है? ये आपका 1861 एक्ट के थ्रू आई है। ठीक है, याद रखिएगा। जब हम बात करते हैं संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, तो ये 1935 एक्ट के थ्रू ही आई है। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, फिर पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग करने की बात जो है वो 1935 एक्ट में नहीं की गई थी। ये भी चीज आप याद रखिएगा। ये किस में बोला गया था? ये आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में बोला गया था। तो यहां पर क्लास आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर केवल बी हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है ना? क्लियर है ना? अब आपको और अच्छे से प्रश्न दिख रहा होगा, बस थोड़ा सा मुझे साइड में होना पड़ेगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है कि मैम फॉन्ट साइज छोटी है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्लास ध्यान से, यहां पर मैं थोड़ा हटती हूं स्लाइड से, आप लोग पढ़िए।
निम्नलिखित में से कौन सा कदम मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक है? क्या बोला गया है? हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर रहे हैं, ठीक है, हम मुद्रास्फीति को जो है वो नियंत्रित कर रहे हैं। कंट्रोल कर रहे हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं, यहां पे कंट्रोल कर लीजिए, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, ठीक है। तो पहला आपको दिया गया है इंक्रीजिंग CRR, डिक्रीजिंग SLR, ठीक है, परमिटिंग सेंट्रल स्टेट एजेंसीज टू इंपोर्ट ड्यूटी फ्री पल्सेस एंड शुगर। तो कंट्रोल कर रहे हैं इन्फ्लेशन को, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी रेट है, मॉनेटरी पॉलिसी रेट, उसको बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? तो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर आपको पॉलिसी रेट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम रिजर्व रेट की बात करें, तो हम कैश रिजर्व रेशियो की बात करें तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हम SLR की बात करें तो SLR भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर दिया गया है डिक्रीजिंग, ये आपका गलत है। परमिटिंग सेंट्रल स्टेट एजेंसीज टू इंपोर्ट ड्यूटी फ्री पल्सेस एंड शुगर, ये क्या है? ये भी आपका सही है। कैसे है अभी मैं बताती हूं। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 1 और 3, बी आपका सही उत्तर होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ये प्रश्न आता था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता था तो ध्यान दीजिएगा। जब भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात मैं कह रही हूं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप नहीं, जो सेंट्रल बैंक है, RBI है, वो क्या करेगा? बैंकों से जो भी पॉलिसी रेट है वो बढ़ा देगा। CRR और SLR की अगर मैं बात कर रही हूं, ध्यान दीजिएगा यहां पर, अगर हम CRR और SLR की बात कर रहे हैं और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, कम करना है, तो उस कंडीशन में हमेशा ये जो रेट हैं वो बढ़ेंगे, ये जो रेट है वो बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? ये चीज मैंने आपको पहले समझाई है, एक बार और रिवाइज कर लीजिए। अब कोई बैंक है, अगर वहां पर हम मान के चल रहे हैं जो NDTL है, यही टर्म्स यूज करिएगा, NDTL, मैंने आपको बताया था ये क्या है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जो कि किसके इक्वल होती है? अगर आप देखेंगे तो डिमांड लायबिलिटी के और टाइम लायबिलिटी के। मैंने आपको बताया था ना, डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी प्लस अदर लायबिलिटीज होती हैं, उसमें ऐड होती हैं। डिमांड लायबिलिटी क्या है? जब भी लायबिलिटी की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? वो पैसा जो बैंक के पास उसका कस्टमर रख के गया है और कुछ समय बाद बैंक से आकर लेगा, उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। क्या है? जो पैसा कस्टमर अपने बैंक के पास रख के गया है और कुछ समय बाद वो उस पैसे को बैंक से निकालेगा, वो बैंक की लायबिलिटी होती है, ठीक है, कि वो कुछ समय बाद उसका पैसा विद इंटरेस्ट उसको लौटा दे। हमारे आपके पास सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट होता है, तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट से आपको जब मन करे आप पैसा निकाल सकते हैं, तो ये डिमांड लायबिलिटी में आता है। डिमांड मतलब जैसे डिमांड हुई पैसे की, गए पैसा निकाला, तो वो डिमांड लायबिलिटी हो गई। बैंक आपको आपका पैसा देगा भी जब आप डिमांड करेंगे, जब भी आपकी डिमांड होगी। तो सेविंग अकाउंट से जब मन करे पैसा निकालते हो, करंट अकाउंट से भी जब मन करे पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं, कुछ ऐसे, जैसे फिक्स डिपॉजिट आपके पिताजी ने आपके नाम कर दिया, तो फिक्स डिपॉजिट जो है वो टाइम लायबिलिटी में आता है। क्यों? क्योंकि 1, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए आपके पिताजी ने FD करा दी और ये टाइम लायबिलिटी है, मतलब 10 साल बाद ही बैंक आपके पैसे को आपको वापस करेगी। बीच में अगर आप FD तोड़वाना चाहते हैं तो प्रोसेस दूसरा है, लेकिन बस मैं आपको समझाने के लिए ये बता रही हूँ, तो वो टाइम लायबिलिटी में आ गई। तो बैंक की लायबिलिटी जब भी हम देखते हैं तो उसमें डिमांड लायबिलिटी भी आती है, मतलब करंट और सेविंग अकाउंट वाली बात भी, और साथ ही साथ FD, रिकरिंग डिपॉजिट, ये भी आता है, ठीक है। तो ये सब बैंक की लायबिलिटीज हैं, इसी को हम नेट टाइम
डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी के इक्वल कहते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई क्लास? ठीक है, समझिए। अब हम मान के चल रहे हैं जो एनडीटीएल है बैंक के पास वो 1,000 रुपए है, बहुत कम अमाउंट ले रहे हैं क्योंकि आसानी होगी समझने में। वो 1,000 रुपए के बराबर है। बैंक के पास कुल पैसा जो उसके कस्टमर द्वारा लाया गया वो 1,000 रुपए था। अब ये बैंक की लायबिलिटी है क्योंकि कुछ समय बाद बैंक को उस पैसे को वापस भी करना पड़ेगा अपने कस्टमर को। तो 1,000 रुपए है। तो अगर बैंक इस पूरे 1,000 रुपए को दूसरे कस्टमर को उठा के दे देगा तो बैंक के पास तो कुछ नहीं बचेगा। और बाई चांस जिस कस्टमर ने 1,000 रुपए बैंक में रखे थे, ठीक है, वो बेचारा, उसको बैंक कहाँ से देगा अगर उसको पैसे की जरूरत होगी? नहीं दे पाएगा ना। तो इसीलिए ये सब कारण होते हैं CRR SLR को मेंटेन करने का। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, ये कॉमर्शियल बैंक है, इसके पास 1,000 NDTL आया। अब RBI जो है सेंट्रल बैंक है, उसने कहा कि 5% जो है वो CRR है, 5% CRR है। अब 5% अगर इसने CRR यहां पर कर दिया तो मतलब 1,000 का 5% निकालोगे अगर तो कितना आएगा? 50 रुपए। 50 रुपए। तो 50 रुपए जो है वो इस बैंक को RBI के पास रखना पड़ेगा एज CRR। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश को रिजर्व करना पड़ेगा कहां पे? RBI के पास। मतलब 50 रुपए जो है वो RBI के पास रखना पड़ेगा। उसके बाद एक SLR आता है। SLR आता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की बात हम करते हैं। यहां पर भी RBI बैंक को बताता है कि आप 20%, 25% जो भी NDTL है उसको आप रखेंगे अपने पास रिजर्व करके। मतलब कहा जा सकता है कि SLR जो है वो बैंक अपने पास अपने लॉकर में ले जाके रख देता है, लेकिन उसकी जो चाबी होती है वो कहीं और रख देता है। मतलब वो उस SLR को यूज नहीं कर सकता है। कुछ कंडीशन में यूज करता है, वो मैं बताऊंगी। ठीक है, SLR अपने पास मेंटेन करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और बॉन्ड्स, या फिर हम कहें कैश के फॉर्म में। किसी भी फॉर्म में SLR को अपने पास मेंटेन करके रखता है लॉकर में, लेकिन यूज नहीं करता है। तो याद रखिएगा, जो भी NDTL बैंक के पास रहता है उसका कुछ स्पेसिफिक परसेंट वो CRR के फॉर्म में और कुछ स्पेसिफिक परसेंट वो SLR के फॉर्म में रिजर्व कर देता है। उसके बाद जो NDTL बचता है उसको वो अपने आने वाले कस्टमर को लोन के फॉर्म में देता है। ये चीज समझ में आया? समझ में आया? देखो, CRR और SLR जो होता है वो आपका इक्वल नहीं होता है, ये चीज याद रखो। लेकिन मैं थोड़ा समझाने के लिए यहां पर आपको बता दे रही हूं क्योंकि इजी वे में समझिए। अब समझिए कि SLR भी जो है वो बैंक ने कह दिया कि 5% है। समझाने के लिए, दोनों इक्वल नहीं होता है क्लास, पहले से बता दे रही हूं। SLR भी बैंक ने कहा 5% है। अब जो कॉमर्शियल बैंक है वो चाहे तो इस SLR को गोल्ड के फॉर्म में भी रख सकता है, बॉन्ड के फॉर्म में भी रख सकता है और कैश के फॉर्म में भी रख सकता है। ये इस पे डिपेंड करता है। अभी मैं मान के चल रही हूं कि वो कैश के फॉर्म में ही रख रहा है, अभी के लिए बस समझो। तो 5% है तो NDTL का 5% कितना हो गया? 50 हो गया। 50 हो गया ना। NDTL का 5% कितना हो गया? 50 हो गया। तो CRR भी 50 है, SLR भी 50 है, तो मतलब टोटल 100 हो गया। 100 हो गया, टोटल 100 हुआ ना। तो अब NDTL में से जब 100 रुपए माइनस कर देंगे तो बैंक के पास कितना बचेगा? 100 रुपए माइनस कर दो, 1000 इनका NDTL था, 100 माइनस कर दो तो बचेगा 900। तो अब बैंक के पास ये 900 रुपए अवेलेबल है जो अपने कस्टमर को ये एज अ लोन दे सकती है। ठीक है, ये चीज समझ में आया? समझ में आया ना? चलो, अब यहीं पे एक चीज समझ लो, जल्दी से समझेंगे। अब मैंने कहा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने CRR को 5% से बढ़ाकर, ये 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। तो मतलब अब कितना इनको
सेव करना पड़ेगा 100 रुपए CRR के फॉर्म में, ठीक है। और इन्होंने SLR को भी 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। तो अब इनको SLR कितना सेव करना पड़ेगा? 100 रुपए, ठीक है। तो अब हम मान के चले कि जो NDTL इनका 1000 रुपए था, उसमें से इनको 200 रुपए तो माइनस करने पड़ेंगे, मतलब SLR और CRR के फॉर्म में सेव करने पड़ेंगे। तो अब वो खाली 800 रुपए अपने कस्टमर्स को दे पाएगा लोन के फॉर्म में। ये समझ में आ रहा है? तो आपने देखा 900 से 800 हो गया। तो अब बताओ बैंक से कस्टमर को ज्यादा लोन मिल पाएगा कि कम लोन मिल पाएगा? कम मिलेगा ना इस कंडीशन में, और इसमें ज्यादा मिल सकता है। तो लोगों के हाथ में इस समय ज्यादा पैसे आ सकते हैं, इस समय कम पैसे आने के चांसेस हैं। तो याद रखिएगा, जब भी मुद्रास्फीति को, जब भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा क्लास, तो CRR और SLR को क्या किया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो बैंक को के पास जो अवेलेबल बैलेंस होगा वो कम होगा, तो लोगों को लोन उतनी आसानी से नहीं मिल पाएगा, लोगों के हाथ से पैसा उतने हाथ में मतलब नहीं आ पाएगा। और जब भी लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा, वो डिमांड नहीं करेंगे। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। यहां देख लीजिए क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं पे भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो इन्फ्लेशन में हम बात करते हैं अगर लूज मनी पॉलिसी की। देखिए, इन्फ्लेशन को बढ़ाना है तो लूज मनी पॉलिसी की आप बात करेंगे। इसमें क्या होगा? जब लूज मनी पॉलिसी होगी, मनी को क्या कर दिया गया? लूज कर दिया गया। लोगों के हाथ में आसानी से पैसे आ जा रहे हैं। लोगों के हाथ में आसानी से पैसे कब आएंगे? जब लोन लेना आसान होगा। आप बैंक टहलते हुए गए, आपने कहा लोन लेना है, बैंक ने कहा कि अरे 1% इंटरेस्ट तो है, आपने कहा दे दो 1 करोड़ रुपए। हाँ, 1% तो दे देंगे 1 साल बाद। तो आपके हाथ में पैसे आ गए 1 करोड़। अब जैसे ही हाथ में 1 करोड़ रुपए आएंगे क्लास, क्या करोगे? शॉपिंग करोगे, डिमांड करोगे, ठीक है। अब कुछ करोगे ना, खाओगे, पियोगे, ऐश करोगे, सब करोगे, कपड़े खरीदोगे, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, मैंने आपको क्या बोला है, जब जब डिमांड बढ़ेगी मुद्रास्फीति बढ़ेगी, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। पता है ना, ये सब चीजें पता होगा, ठीक है। चलो फिर अगर आपको क्या करना है, इन्फ्लेशन को कम करना है, तो लोगों के हाथ से पैसे को छीन लो। लोगों के हाथ से पैसे को छीन लो। यहां पे छीनने का मतलब क्या है? अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, मौद्रिक नीति की, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। अब आप टहलते टहलते बैंक के पास गए, आपने कहा 1 करोड़ रुपए दो, बैंक ने कहा 30% इंटरेस्ट लगेगा। तो आप कहोगे 1% का 30%, अरे रहने दो भाई, नहीं, हम बाद में जो सामान खरीदने आए थे हम वो बाद में खरीदेंगे, गाड़ी भी नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप लौट जाओगे। तो अब आपके हाथ में पैसे नहीं थे तो आप डिमांड नहीं करोगे, ठीक है। तो इधर इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी लूज मनी पॉलिसी की हम बात करेंगे यहां पर, ठीक है, मतलब लोगों के हाथ में पैसा देंगे, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो यहां पर जो आपका मुद्रास्फीति कब बढ़ेगी? जब लोग डिमांड करेंगे। अब इसी को हमको कंट्रोल करना है, मतलब लोगों के हाथ से मनी को छीनना है, ऐसे समझो। तो आप क्या करो, आप क्या करोगे? लोगों के हाथ में पैसे आने ही ना दो, बैंक में जो रेट है उसको बढ़ा दो। और बैंक अपना क्यों रेट बढ़ाएगा? अरे भाई, जब उसको ज्यादा देना पड़ेगा सेंट्रल बैंक को। समझ में आ रहा है? जो बैंक हैं वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा कब लेंगे? जब उनको खुद को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो अपने ऊपर बैंक बैठा है RBI को, ठीक है, बैंकर्स ऑफ बैंक जो बैठा हुआ है। तो जब भी CRR SLR बढ़ाया जाएगा तो ये कब होता है? जब टाइट मनी पॉलिसी होती है। इसी तरीके से रेपो रेट जब बढ़ेगा तो क्या होगा? ये सब जब रेट्स बढ़ेंगे तब भी आपका टाइट मनी पॉलिसी होगी। क्लियर हुआ ना क्लास? कहीं पे भी दिक्कत होगी तो बताइएगा। चलिए अब हाँ, और एक और चीज आपको दी गई थी वहां पर, उसको भी देख लेते हैं। इन्फ्लेशन कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाई अलाउइंग central and state agencies to import essential commodities such as pulses and sugar on a duty free basis. This means कैसे ये हेल्प करेगा? This would help to stabilize the domestic price by increasing supply in the market, ठीक है, especially during the period of scarcity
और प्राइस volatility by reducing the cost burden of import. This approach ensures that these essential goods remain affordable for consumer while easing the inflation pressure. क्या बोला गया है, जब हम import free ड्यूटी करेंगे, और आपको पता है, अभी समझो, मैंने आपको बताया है ना, जब भी किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो सप्लाई है वो आपकी कांस्टेंट बनी हुई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो प्राइस होता है उस गुड का वो अचानक से बढ़ने लगता है। अब प्याज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, प्याज है ही नहीं मार्केट में, ठीक है, बहुत थोड़ी सी है। अब शादी विवाह का मौसम है, लोगों को अपनी नाक बचानी है, अच्छे अच्छे पकवान बनाने हैं, तो प्याज की आवश्यकता होगी ना, डिमांड बढ़ेगा बढ़ेगा, प्याज का रेट भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम प्याज बगल वाले किसी देश से मंगवा ले, नेपाल से मंगवा ले, आओ नेपाल प्याज हमको दे दो, तो नेपाल ढेर सारी प्याज भेज देगा, तो अब प्याज का रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्याज आ गई है, सप्लाई आ गया है, तो हमने इंपोर्ट किया नेपाल से ढेर सारी प्याजों को, जिसके वजह से भारत में प्याज की रेट नहीं बढ़ी, स्टेबल हो गई। तो हमने क्या किया, हमने सप्लाई बढ़ा दिया ना, तो कहीं ना कहीं हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर दिया। यही चीज यहां पर लिखी गई है अंग्रेजी में, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, जब ऐसे टॉपिक पढ़ाती हूँ ना तो समय बहुत लगता है, एनर्जी भी बहुत लगती है, लेकिन मन में एक डर भी रहता है, पता नहीं मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं सच बता रही हूँ, तब मैं बार बार आपसे पूछती हूँ, कहीं पे भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगर आप लोग मेरे आमने सामने बैठे होते, मतलब हम लोग आमने सामने होते, तो मैं आपसे पूछ लेती कि बताओ समझ में आया, नहीं समझ में आया तो क्या नहीं समझ में आया। लेकिन अब हम लोग के बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम बस कमेंट बॉक्स बचता है, तो वहां पर आप लोग बता दीजिएगा इकोनॉमी जो है वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और अगर आने लगी है समझ में, इंटरेस्ट आने लगा है, तो मैम के को बता भी देना, हमको खुशी मिलती है जब मेरे स्टूडेंट्स लिखते हैं कि मैम आ रहा है समझ में बहुत अच्छे से। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो भी आप लिखिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छे से, बहुत रूड होके नहीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं, अच्छे से बता देना कि मैम इस प्रश्न का ये चीज नहीं समझ में आया। तो ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इन एन इकोनॉमी अ कंडीशन ऑफ lack of money supply in comparison to the supply of goods service will lead to, यहां पर ध्यान दीजिए, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा आपूर्ति की कमी की स्थिति क्या कहलाती है? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन या डिवैल्यूएशन, क्या कहलाती है बताइए। मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। इकोनॉमी पढ़ाने में बड़ा मजा आता है क्योंकि बहुत एग्जाम्पल देने रहते हैं। मैंने आपसे कहा था, मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मेरे बाबा जो थे, वो अक्सर कहते थे कि मैं अपने समय में 1 रुपए में कॉलेज की फीस दे लेता था, ठीक है, फिर उसके बाद शॉपिंग भी कर लेता था, अपने लिए शर्ट पैंट भी खरीद लेता था, हॉस्टल की फीस दे लेता था और एक मूवी भी देख लेता था 1 रुपए में, एक, मात्र एक, ठीक है। मैं आज 1 रुपए में एक एक्लेयर्स की टॉफी नहीं खरीद सकती, वो भी 2 रुपए की मिलेगी। तो समय के साथ हमने क्या देखा, जो 1 रुपए की वैल्यू थी वो घट गई। विद टाइम मैंने क्या देखा, जो 1 रुपए की वैल्यू थी, वैल्यू वो क्या हो गई, वो बहुत कम हो गई। मतलब 1 रुपए की जो परचेजिंग पावर थी, ठीक है, जो खरीदने की क्षमता थी, वो भी घट गई। यही तो मतलब हुआ, समझ में आया। लेकिन अब थोड़ा इसका रिवर्स कर देते हैं। अब आप ऐसा इमेजिन करो कि ऐश्वर्या मैम अपने दादाजी के पास बैठी हुई हैं और वो उनसे कह रही हैं कि अरे आप लोग 1 रुपए में कुछ नहीं खरीद पाते थे, मुझे 1 रुपए दीजिए। अब आप देखिए, मैं यहाँ पे दादी माँ के लिए वो मतलब गोल्ड की ज्वेलरी ला के रख दूंगी 1 रुपए में। कौन सा हार कहते थे, 9 तोले का, 100 तोले, पता नहीं ऐसे कहते थे ना, कितने तोले सोना ला के रख दूंगी। या फिर मैं अपना 1 रुपए में तो पूरे साल भर की फीस के साथ साथ मूवी भी देख लूंगी, खाना भी खा लूंगी, अच्छे अच्छे ड्रेसेस भी खरीद लूंगी। तो यहां पर हमने क्या देखा कि विद टाइम जो वैल्यू है 1 रुपए की वो बढ़ गई। अगर आज मैं उसी कहानी को रिवर्स कर दूं, जो मेरे दादाजी मुझसे कहते थे, आज वो बात मैं उनसे कह दूं,
तो ये तो इन्फ्लेशन कहलाता है जब समय के साथ जो वैल्यू है मनी की, ठीक है, जो परचेजिंग पावर है मनी का वो घट जाए, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। लेकिन अगर समय के साथ हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू है मनी की, ठीक है, परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ गई, तो दैट इज नोन एज डिफ्लेशन। तो यही आपसे बोला गया है, जो अगर हम सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करें, ठीक है, और मनी के कंपैरिजन में बात करें, इन कंपैरिजन टू द सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ठीक है, तो अब हमें इन्हीं गुड और सर्विस को लेने के लिए, किसी वस्तु या सेवा को पाने के लिए हम कहीं कम पैसे देने पड़ रहे हैं, कम पैसे देने पड़ रहे, पहले अधिक पैसे देने पड़ रहे थे। तो ये क्या कहलाता है? ये डिफ्लेशन कहलाता है। बी आपका सही उत्तर है क्लास। अब यहां पर ये चीज मैंने आपसे डिस्कस की थी, लेकिन एक बार आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए। क्या बोला गया है? डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन क्या होता है? डिसइंफ्लेशन मतलब कि जो रेट है इन्फ्लेशन का, वो आपका जो है वो घट रहा है। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन जिस रेट से बढ़ रही है वो घट रहा। ध्यान दो, पहले इन्फ्लेशन 100 था, ठीक है, महंगाई जो थी वो 100 थी। अब फिर हमने देखा समय के बाद ये आपका जो है वो 110 हुआ, ठीक है, 110 हुआ, 110 हुआ। इसको डिलीट कर दे, थोड़ा साफ सा लिख दे ताकि आप लोगों को समझ में आए। ध्यान दीजिएगा क्लास, यहां पर जो मैं आपको बताने जा रही हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अभी समझ में आ जाएगा ना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा। डिसइंफ्लेशन क्या होता है? यहां पे जो इन्फ्लेशन है 100, 200, 250, 300, ठीक है, वो तो बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई जो है वो तो बढ़ रही है, लेकिन जिस दर से बढ़ रही है वो कम है। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर इसको कर लो 280 कर लो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 280 ऊपर वाला 280, यहां देखो 100 से 200 हुई तो कितने से बढ़ा? 100 से बढ़ा, ठीक है, 200 से 250 हुआ तो ये कितने से बढ़ा? 50 से बढ़ा। यहां पे 250 से 280 हुआ तो 30 से बढ़ा। तो इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, महंगाई तो मुद्रास्फीति तो बढ़ रही है, लेकिन यहां पर 100, 50, 30 हो रही है, ठीक है, ये चीज समझ में आया क्लास? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, डिसइंफ्लेशन, रिडक्शन इन द रेट ऑफ द इन्फ्लेशन, ठीक है, मुद्रास्फीति हो रही है लेकिन जिस रेट से हो रही है उसमें हम कमी देख रहे हैं, 100 से हुई, 50 से हुई, 30 से हुई, ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब स्टैगफ्लेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा, इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति होती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अधिक होती है, ठीक है, साथ ही साथ हम देखते हैं इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी बहुत तेजी से हो रहा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और मुद्रास्फीति भी बहुत ज्यादा है, तब हम उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। द कंडीशन इन एन इकोनॉमी वेयर इट एक्सपीरियंस हाई अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ठीक है, एंड हाई इन्फ्लेशन, ठीक है, मतलब रैपिड इन्फ्लेशन साइमल्टेनियसली, तो याद रखिएगा उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर डिक्रीज इन द जनरल प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। कल जो सामान मेरे बाबा के समय 10 रुपए का मिलता था वो आज मेरे समय मात्र 1 रुपए का मिल रहा है। कल मेरे बाबा जी, जब पहले अपने समय में मेरे बाबा जी जो थे, जब बाल कटाने जाते थे तो उनसे नाई 10 रुपए लेता था, वो कोई सर्विस लेते थे, उनसे नाई 10 रुपए लेता था, लेकिन मुझसे बस 1 रुपए ले रहा है। तो ये क्या? दैट इज डिफ्लेशन, ठीक है, यही डिफ्लेशन है। और इन्फ्लेशन तो आपको पता ही है, ठीक उल्टा हो गया, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलो, वहां पर एक टर्म दिया था करेंसी डिवैल्यूएशन, इसको भी 2 मिनट का टाइम लेके समझ लेते हैं। टर्म आया था करेंसी डिवैल्यूएशन, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। बहुत ही आसान है, यहां से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जो गवर्नमेंट है ना, वो मॉनेटरी पॉलिसी को इनिशिएट, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं। देखिए, फिजिकल पॉलिसी जब भी लिखी रहेगी तो उसमें हम किसके रोल की बात करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी,
सेंट्रल बैंक की, आरबीआई की। लेकिन जब हम करेंसी डिवैल्यूएशन की बात करते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल रहता है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम क्या करें, मतलब दोनों में डिस्कशन होगा, हम क्या करते हैं, जो वैल्यू है ना करेंसी की उसको रिड्यूस कर देते हैं, डिवैल्यूएट कर देते हैं, अपनी करेंसी को हम डिवैल्यूएट कर देते हैं, उसकी वैल्यू हम घटा देते हैं। एग्जाम्पल बस समझाने के लिए, एकदम एक्यूरेट डेटा नहीं है, एग्जाम्पल। आज $1 जो है वो 10 रुपए के बराबर है। आज $1 जो है वो 10 रुपए के बराबर है। हमने क्या किया, अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर दिया। हमने क्या किया, $1 को जो है वो 20 रुपए के बराबर बढ़ा दिया। तो समझो, कल $1 जो था, अगर कोई $1 लगता तो वो 10 रुपए के बराबर थी। आज हमने कहा कोई $1 लेके आएगा तो हम उसको 20 रुपए देंगे। क्या करेंगे, 20 रुपए देंगे। करेंसी डिवैल्यूएशन जो है वो चाइना बहुत करता है। चाइना बहुत करता है। किस लिए डिवैल्यूएट करता रहता है अपनी करेंसी को? ताकि वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके, वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। समझ में आ रहा है, निर्यात कर सके। क्यों निर्यात करेगा, क्यों निर्यात करेगा? अब ध्यान से सुनना। हमको जो फॉरेन में बैठा हुआ आदमी है उससे पता है कि एक सेब, समझो कोई यूएस में बैठा हुआ है और यूएस में एक सेब जो है अगर वो बेच रहा है तो उसको कितना मिल रहा है, उसको $1 मिल रहा है। ठीक है, $1 मिल रहा है, ऐसे समझो। इसको डिलीट मारो, ध्यान से सुनिएगा क्लास तो आपको जल्दी समझ में आएगा। मैंने आपको बोला चाइना जो है वो अपनी करेंसी को ज्यादा डिवैल्यूएट करती है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, क्लियर है ना क्लास, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर जब भी करेंसी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिवैल्यूएट करेंगे, कम करेंगे। पहले $1 जो था वो 10 रुपए के बराबर था। आज हमने क्या कहा, जो $1 है वो हमारे यहाँ 20 रुपए के बराबर है, 20 रुपए के बराबर है। तो इससे जो इंपोर्ट है वो तो एक्सपेंसिव होगा, इंपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव होगा। समझ में आ रहा है क्यों एक्सपेंसिव होगा? पहले अगर यूएसए से कोई चीज हमारे यहाँ आती थी और उसकी जो वैल्यू थी वो $2 थी, ठीक है, $2 थी, तो हमको उसको मात्र 20 रुपए देने पड़ते थे। उस चीज को इंपोर्ट करने के लिए, यूएसए से आए सामान को इंपोर्ट करने के लिए हमें मात्र 20 रुपए देने पड़ते थे, क्योंकि $1 10 रुपए के बराबर था। सपोज, ठीक है। लेकिन आज क्या हुआ है कि जो $1 है वो 20 रुपए के बराबर हो गया है। तो यहां पर $2 के लिए हमें उसको मात्र 20 रुपए देना पड़ता था, लेकिन आज $1 20 रुपए के बराबर हो गया है, तो $2 कितने रुपए के बराबर हो जाएगा, 40 रुपए के बराबर हो जाएगा। मतलब हमें उसे 20 रुपए और ज्यादा देना पड़ेगा। समझ में आया? तो इंपोर्ट क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया, कॉस्टली हो गया। समझ में आया क्लास? समझ में आया? मैंने आपको क्या बताया, अगर हम अपनी वैल्यू को डिवैल्यूएट करेंगे, मतलब पहले $1 जो था वो 10 रुपए के बराबर था, आज हमने कह दिया $1 जो है वो 20 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम कोई सामान खरीदते थे $1 इक्वल्स, मतलब $1 इक्वल्स टू 10 रुपीज के कॉस्ट पे, तो वो हमको सस्ता पड़ता था। लेकिन आज जब हमारे $1 20 रुपए के बराबर हो गया है तो वो हमको महंगा पड़ेगा। जो सामान आप पहले खरीदते थे अगर उसकी कॉस्ट $2 थी तो आपको मात्र 20 रुपए देने पड़ते थे, क्योंकि $1 10 रुपए के बराबर था। लेकिन आज अगर आप उसको $2 में खरीदेंगे तो आपको 40 रुपए देने पड़ेंगे। क्यों 40 रुपए देने पड़ेंगे? क्योंकि $1 आज 20 रुपए के बराबर हो गया है। तो इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो गया। लेकिन जो एक्सपोर्ट होता है ना वो चीपर हो जाता है, वो सस्ता हो जाता है। इसीलिए जो कंट्रीज होती हैं वो एक्सपोर्ट कराना चाहेंगी, उनको भारत से सामान खरीदना सस्ता पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जो चाइना से सामान बल्क में आता है इसी की वजह से, क्योंकि चाइना से सामान खरीद के लाकर हम अपने कंट्री में बेचते हैं उसको महंगे रेट पे,
तो वो हमको क्या पड़ता है, हमको सस्ता पड़ता है, एक्सपोर्ट सस्ता पड़ता है, तो एक्सपोर्ट किया जाता है। चाइना क्या करेगी, चाइना ने अपनी वैल्यू को डिवैल्यूएट इसलिए किया कि वो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाए, और इंपोर्ट वो चाहेगी ही नहीं ज़्यादा हो। तो इसी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये चीज़ याद रखिएगा, डिवैल्यूएशन। अगर नहीं समझ में आया है तो मत परेशान होइएगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए अपने नोटबुक में कि जब भी वैल्यू को डिवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है, जब भी करेंसी को डिवैल्यूएट किया जाता है तो उस कंडीशन में इंपोर्ट जो है वो घटता है। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाता है, एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता है, ठीक है, वो हमेशा बढ़ेगा। जो कंट्रीज है उनको पता है कि मेरे जो करेंसी की वैल्यू जो है ना इसके देश में बहुत ही ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? तो लोग क्या करेंगे, डॉलर लेके आएंगे और हमारे यहाँ से सामान खरीद के जाएंगे। चल, क्योंकि उनकी करेंसी हमारे मार्केट में ज़्यादा स्ट्रांग है। अब यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं। करेंसी डिवैल्यूएशन से रिलेटेड आगे प्रश्न हम कर लेंगे। यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ब्याज दर बहुत कम है और जहां आर्थिक एजेंट भविष्य में ब्याज दर में वृद्धि की उम्मीद करते हैं और परिणाम स्वरूप बॉन्ड की कीमतों में गिरावट आती है, जिससे अर्थव्यवस्था में पूंजी हानि होती है। ऐसी स्थिति से गुजर रही है जिसे निम्न रूप में जाना जाता है। तो बताइए यहाँ पर क्या बोला गया है कि एन इकोनॉमी विद वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट वेयर इकोनॉमिक एजेंट जो है एक्सेप्ट द इंटरेस्ट रेट टू राइज इन फ्यूचर, ठीक है, consequently bond price to fall causing capital loss in an economy is going through a situation as, इसको एक तरलता जाल कहते हैं, इसको लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं, जिसमें कि क्या इसमें प्रिडिक्ट किया जाता है कि वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, एन इकोनॉमी विद वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट वेयर इकोनॉमिक एजेंट जो है वो एक जाल बिछाते हैं, एक्सेप्ट दैट the interest rate to rise in future and consequently bond price to fall causing capital loss in an economy। एक जाल बिछाते हैं कौन, जो इकोनॉमिक एजेंट होते हैं। तो यहां पर इसी को तरलता जाल कहते हैं। चलो आगे देखिए अगला प्रश्न। तरलता मतलब समझते हो ना क्लास, तरलता मतलब क्या है, तरलता मतलब क्या है अगर मैं आपसे कहूं, तरलता की जब यहाँ पे तरलता की बात करें, तरलता कम करना है, तरलता ज़्यादा करना है, तो मेनली मनी के कंटेक्स्ट में बात की जाती है। अगर आपसे कोई कहे मनी है, ठीक है, पैसे हैं और चेक है, मनी जो है 10,000 रुपये आपके पास है, यहाँ पे चेक जो है वो भी 10,000 रुपये का है, तो किसकी तरलता ज़्यादा है? दोनों का अमाउंट जो है वो 10,000 है, लेकिन तरलता किसकी ज़्यादा है? मनी की ज़्यादा है, क्योंकि अभी आपके पास 10,000 की गड्डी है, आप जाओगे तुरंत सामान खरीदोगे। लेकिन अगर आप चेक लेके गए किसी दुकान पर और आपने कहा ये 10,000 का चेक है, मुझे सामान दे दो, तो वो हो सकता है आपसे कहे कि हम चेक नहीं एक्सेप्ट करते, पहले आप बैंक जाइए, इस चेक से पैसे में कन्वर्ट करिए, फिर हमको ला के दीजिए, ठीक है। तो तुरंत आप उससे हो सकता है चीज़ें परचेज ना कर पाओ। तो तरलता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? कैश की ज़्यादा होती है, मनी की ज़्यादा होती है, ये याद रखिएगा। देखिए लिक्विडिटी ट्रैप कब अकर होता है? लिक्विडिटी जब ब्याज दरें बहुत कम होती है, ठीक है, पहला पॉइंट। और आर्थिक एजेंट भविष्य में उनके बढ़ने की उम्मीद करते हैं कि बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नतीजन वे पूंजी हानि, ठीक है, ब्याज दर में वृद्धि के साथ बॉन्ड की कीमतों में गिरावट की उम्मीद के कारण बॉन्ड में निवेश करने से बचते हैं। इससे ब्याज वे नकदी या तरल संपत्ति रखना पसंद करते हैं, जिससे अप्रभावित मौद्रिक नीति और आर्थिक विकास में ठहराव आ जाता है, ठीक है। अगर किसी ने कहा कि ब्याज दर में बहुत कमी है, ठीक है, और अभी आप बॉन्ड में मत करिए, रखे रहिए, उसमें किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा, तो उस कंडीशन में आप देखते हैं तरलता रखना, वो अभी पैसे को अपने पास रखना पसंद करते हैं। इसी को लिक्विडिटी क्या कहते हैं? ट्रैप कहते हैं। चलो आगे बढ़ो अगले प्रश्न पे। क्या दिया गया है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात यहाँ की जा रही है। जो इन्फ्लेशन होता है वो दो तरीके का होता है, मैं साइड में हो जाऊं। एक हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है,
एक हेडलाइन होता है जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया है, और एक कोर इन्फ्लेशन होता है। तो बताइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड ऑफ हेडलाइन इन्फ्लेशन, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़िए। या देश में मुद्रास्फीति की सटीक तस्वीर प्रस्तुत करता है, या उत्पादों की कीमतों पर अल्पकालिक क्षणिक प्रभाव से प्रभावित होता है। तो ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? इट प्रोवाइड एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री एंड इट इज अफेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म ट्रांजिटरी इफेक्ट ऑन अ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो बताइए कौन सा सही है आपका। यहां पर समझ लीजिए एक बार पहले आप कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है। देखिए, जब भी हम हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करते हैं और कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में फ्रूट्स, वेजिटेबल, पेट्रोल, गैस, इन सब को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन होता है उसमें वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको नहीं इंक्लूड किया जाता है। आज प्याज महंगी है, आज फल महंगा है, तो महंगाई बढ़ गई, मुद्रास्फीति को हमने बढ़ा दिया। लेकिन अभी अगले दिन ही फल सस्ता हो गया, नवरात्रि खत्म हो गई, फल सस्ता हो गया, तो हम देखेंगे मुद्रास्फीति कम हो गई। जैसे डिमांड बढ़ा, हमने देखा फल का रेट भी बढ़ गया। लेकिन जैसे ही नवरात्रि के बाद फलों की डिमांड कम हुई, रेट फल का घट गया। तो ये क्या है, जब हम इन फैक्टर्स को, वेजिटेबल को, फ्रूट को, पेट्रोलियम को, गैस को इंक्लूड करते हैं तो हम उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। और इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। प्याज का रेट बढ़ा, फ्लक्चुएशन दिखा, इन्फ्लेशन बढ़ा। प्याज का रेट घटा, इन्फ्लेशन घटा। ये सब्जी का रेट बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ गया। सब्जी का रेट कम हो गया, इन्फ्लेशन घट गया। तो इसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है हेडलाइन इन्फ्लेशन में, क्योंकि वहां पर फ्रूट, वेजिटेबल, पेट्रोल, गैस, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जब हम कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो उसमें इन प्रोडक्ट्स को नहीं इंक्लूड किया जाता है जिनकी की प्राइस में हर दिन वेरिएशन देखा जाता है। जो वॉलेटाइल होते हैं, मतलब जिसमें फ्लक्चुएशन होती रहती उन प्रोडक्ट्स को वहां से हटा दिया जाता है। तो मतलब हम कह सकते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन इक्वल्स टू, नहीं, कोर इन्फ्लेशन इक्वल्स टू, कोर इन्फ्लेशन जो है वो आपका किसके बराबर है? हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस जो भी वॉलेटाइल कंपोनेंट्स का जो इन्फ्लेशन है। समझ में आया ना? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का दो तरीका है। एक तरीका जिसमें कि हम सारे प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं, सर्विसेज को ले रहे हैं, जिनका की प्राइस आज, कल, परसों, नरसों में बदलता रहता है। जब हम इन प्रोडक्ट्स को लेते हैं देन वी कैलकुलेट हेडलाइन इन्फ्लेशन। लेकिन जब हम इन प्रोडक्ट्स को माइनस करके दूसरे प्रोडक्ट्स के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, बास्केट ऑफ गुड को वो कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। अब प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या दिया गया है यहां पर कि इट प्रोवाइड एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री। ठीक है, कोई है, सही है। एंड इट इज अफेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म ट्रांजिटरी इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, या उत्पादों की कीमतों पर अल्पकालिक क्षणिक प्रभाव से प्रभावित होते हैं। ये भी आपका सही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर है ना क्लास? चलो आगे देखते हैं। यहां पर बस ये याद रखिएगा ना क्लास, एक चीज पॉइंट, कि कोर इन्फ्लेशन में कोई भी वॉलेटाइल कंपोनेंट को नहीं लेते हैं, तो ये जो फ्लक्चुएशन इन्फ्लेशन में होता है ना, उससे हम बच जाते हैं। तो मेन जो रीजन है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी देख लीजिए ये क्या है। हेडलाइन इंक्लूड, हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूड फूड एंड एनर्जी प्राइसेस। यहां पर फूड और एनर्जी प्राइसेस होंगे। इट डज नॉट इंक्लूड फूड एंड एनर्जी प्राइसेस, क्योंकि इनके में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आता है, इस चीज से बचने के लिए। इट इज मोर वॉलेटाइल। क्यों मोर वॉलेटाइल है? क्योंकि प्राइस बढ़ेगा, घटेगा, कल घटेगा, बढ़ेगा, तो उसमें चेंजेस भी उतने रैपिडली हमको दिखेंगे। फूड, प्याज महंगी हो गई, बढ़ गया इन्फ्लेशन। प्याज सस्ती हो गई, घट गया इन्फ्लेशन। ठीक है, हमने देखा फ्रूट महंगा हो गया नवरात्रि के समय, इन्फ्लेशन बढ़ गया। ठीक है, फ्रूट सस्ता हो गया, इन्फ्लेशन घट गया। तो इसमें हम चेंज ज्यादा देखते हैं। इट इज लेस वॉलेटाइल, क्योंकि जो वॉलेटाइल जो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। इन डेवलप्ड कंट्रीज इट इज लेस ड्यू टू लेस कंजप्शन ऑफ फूड एंड फ्यूल। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन कम दिखने को मिलता है, क्योंकि वो जो है वो आपकी लेस कंज्यूम करते हैं इन सब चीजों को। इन डेवलपिंग कंट्रीज, हमारे यहाँ अगर देखें तो कोर इन्फ्लेशन, ठीक है,
core inflation, it is less because food and energy which are consumed more do not form a part of it. आप इसको छोड़ सकते हैं. It is more relevant in the case of developing countries. It is more useful for developed countries. तो अगर आप देखेंगे हम volatile components को हटा दें तो हमको core inflation मिलता है. इसमें fluctuation कम होती है तो हमको महंगाई के बारे में पता चलता है. ये चीज याद रखिएगा. चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं. अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ऑफ आरबीआई. एमएसएफ की बात की गई है यहां पर. इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग वॉलेटिलिटी इन द ओवरनाइट लेंडिंग रेट इन द इंटरबैंक मार्केट. द बोरोइंग अंडर द एमएसएफ शुड बी ओवर एंड अबव द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट. तो बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा. यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास. चलिए बताइए आप लोग. पढ़ लीजिए प्रश्न को. एमएसएफ के बारे में बात की गई है यहां पर. हाँ तो देखिए इसमें अंतर बैंक बाजार में रातों रात उधार दरों में अस्थिरता को कम करने में मदद मिलती है. ये बिल्कुल सही है. ठीक है. एमएसएफ के तहत उधार वैधानिक तरलता, यहाँ पे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की बात की गई है, एसएलआर की बात की गई है, आवश्यकताओं से अधिक होना चाहिए. ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है. तो ये याद रखिएगा यहाँ पर जो एसएलआर है ना उससे अधिक नहीं होना चाहिए. ये आपका गलत है. यहाँ पर खाली जो स्टेटमेंट सही है वो आपका ए सही है. ठीक है क्लास ध्यान दीजिएगा. खाली जो ए है वो आपका सही है. अब ध्यान दीजिए एमएसएफ समझ जाइए. अभी समझ में आ जाएगा. एमएसएफ में क्या होता है, ये आपको ओवरनाइट, जैसे कोई बैंक है वहां पे लिक्विडिटी क्रंच हुआ, उनको पैसे की आवश्यकता हुई तो वो ओवरनाइट मतलब उसी रात आरबीआई से बोरो कर सकते हैं. ओवरनाइट कुछ समय के लिए वो आरबीआई से बोरो कर सकते हैं. विंडो फॉर बैंक टू बोरो ओवरनाइट फंड फ्रॉम आरबीआई. ठीक है. यहाँ बैंक कैन बोरो फंड यूजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेटरल. और यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो यूज करते हैं ना तो वो एसएलआर वाली सिक्योरिटीज को यूज करते हैं. आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. थोड़ा सा क्लास लंबी हो रही है लेकिन सुनिएगा. जब हम रेपो रेट की बात करते हैं, रेपो रेट की, तो मैंने आपको बताया था रेपो रेट जो है वो रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है जिसमें जो बैंक है वो आरबीआई से लिक्विडिटी की मांग करता है, पैसों की मांग करता है. आरबीआई भी कहता है हम आपको पैसे देंगे. ठीक है. आप ले लीजिए पैसे हमसे, लेकिन कुछ कोलेटरल रखिए, कुछ बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एज अ कोलेटरल हमारे पास रखिए और एग्रीमेंट करिए कि आप इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हमसे खरीदेंगे. ठीक है. हमसे वापस रीपर्चेज कर लेंगे. आप ही इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हमसे रीपर्चेज करेंगे आके. तो जब बैंक कहता हाँ समझौता हो जाता है तो रीपर्चेज एग्रीमेंट के थ्रू, रेपो रेट के थ्रू, इस रेट पे बैंक जो है आरबीआई से पैसे ले लेता है. ठीक है. और आरबीआई क्या कौन सा इंटरेस्ट बैंक पे चार्ज करता है, रेपो रेट वाला. ये चीज क्लियर है. ठीक है ना. अब एमएसएफ क्यू की बात क्यों आ गई, एमएसएफ की जरूरत क्या हो गई. यहां पर भी तो बैंक ही आरबीआई से क्या कर रहा है, पैसे ले रहा है. ठीक है. और कोलेटरल रख रहा है जैसे रेपो रेट में रख रहा था. लेकिन यहां पर क्या अंतर है याद रखिएगा. यहां पर जो बैंक कोलेटरल रखता है ना या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एज अ कोलेटरल रखता है वो वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जिसको कि हमने एसएलआर के फॉर्म में रखा था. हमने आपको बताया था ना कि एक लॉकर है उसमें एसएलआर मेंटेन किया गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैश के फॉर्म में और चाबी लॉक कर दी बैंक ने. और उस लॉकर को, ठीक है, उस लॉकर को बैंक ने खुद भी कभी नहीं खोला. लेकिन अब अगर बैंक जो है वो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रंच से सफर कर रहा है, ठीक है, तो वो एमएसएफ के थ्रू क्या करेगा, उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी उस लॉक से निकालेगा जो एसएलआर के लिए उसने रखी थी और आरबीआई के पास जाएगा और कहेगा मुझे एमएसएफ चाहिए.
मुझे पैसे चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। तो समझिए जब बैंकों को बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रंच होगा तब वो उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को निकालेंगे। अब आप देखो घर में भी यही होता है, जब घर में पैसे की कमी होती है तो पहले हम किसी अगल बगल वालों से उधार लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमको पता है कि हम अगल बगल वालों से उधार भी नहीं ले सकते हैं। अब जो घर में पड़े, लॉकर में पड़े गहने हैं, अब वही बेचने की नौबत आ गई है। तो आप समझो जब घर की औरत अपने गहने को बेचती है तो कहा जा सकता है ना कि बहुत ज्यादा वहां पर वो परेशानी में है वो परिवार। कोई अपने गहने ऐसे नहीं बेचता। जब घर की एक औरत अपना मंगलसूत्र ले जाकर मार्केट में रखती, पुरानी मूवीज में तो यही होता था ना, सेठ के पास ले जाके रख दी, बस मुझे पैसे की कमी है, पैसे दे दीजिए, क्योंकि अब बैंक भी मुझे पैसे नहीं दे सकता है, मेरे पास कोई कोलेट्रल ही नहीं है कि मैं बैंक के पास ले जाके रखूं। आप सेठ जी ये लीजिए मंगलसूत्र और पैसे दे दीजिए। तो इसका मतलब कंडीशन बहुत ही खराब है। तो ऐसे ही बैंक के साथ होता है, जब भी बैंक को लिक्विडिटी की जरूरत होती है तो वो रेपो रेट पे लिक्विडिटी आरबीआई से लेता है, ठीक है, रीपर्चेज एग्रीमेंट करता है और रेपो रेट पे फिर उस पैसे को, मतलब वो जो बॉन्ड था उसको रिपर्चेज करता है। लेकिन कभी कभी बैंक की स्थिति और खराब हो जाती है, तब वो जो एसएलआर रखा था अपने लॉकर में उसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज निकालता है और आरबीआई से कहता है मुझे और पैसे की जरूरत है, आप मुझे दे दीजिए। समझ में आ रहा है? तो कोलेट्रल दोनों में रख रहे हैं, यहां पे भी वहां पर भी। लेकिन एमएसएफ में जो कोलेट्रल रखा जा रहा है वो एसएलआर वाला कोलेट्रल है, और एमएसएफ रेट जो होता है ना वो ज्यादा होता है रेपो रेट के कंपैरिजन में। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए क्लास, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एमएसएफ की बात करते हैं तो यह सुविधा बैंकों को अस्थायी नगदी संकट, ठीक है, लिक्विडिटी शॉर्टफॉल से निपटने में मदद करने के लिए प्रदान की जाती है। अरे बैंक को पैसे की जरूरत है, लिक्विडिटी क्रंच है, जाएगा आरबीआई से पैसे मांगेगा, ठीक है। बैंक इसका उपयोग तब करती है जब वे रेपो रेट दर के तहत नकदी की व्यवस्था करने में असमर्थ रहती है। मतलब एमएसएफ का यूज बैंक तभी करेगा जब वो अपनी लिक्विडिटी क्रंच को रेपो रेट के थ्रू नहीं फुलफिल कर पाएगा, उससे और पैसे की आवश्यकता होगी, तभी वो लॉकर की चाबी खोल के एसएलआर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को निकालेगा और आरबीआई के पास दौड़ा हुआ जाएगा। जैसे कि जब घर में बहुत ज्यादा पैसे की क्रंच होती है तो आखिरी सामान उस औरत का मंगलसूत्र रहता है, वो ले जाती है मार्केट में बेच देती है, समझ रही हो, और कहती है कि बेचती नहीं है, कि आप रखे रहिए फिर मैं आके खरीद लूंगी। ये चीज ठीक है, क्लियर है ना, ये याद रखिएगा बहुत। और जो एमएसएफ होता है ना वो हमेशा रेपो रेट से 0.25% ज्यादा होता है, ये याद रखिएगा। इसे बैंकों के लिए लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है, अंतिम उपाय। जैसे उसने अपना मंगलसूत्र निकाला और गई बेचने या उसको उधार लेने, तो वो अब उसके पास उसका आखिरी रिजॉर्ट था, ठीक है, लास्ट रिजॉर्ट था, अंतिम उपाय था। उसी तरह बैंक जब अपने एसएलआर सिक्योरिटीज को एज अ कोलेट्रल रखता है आरबीआई के पास एमएसएफ के थ्रू, तो वो उसका लास्ट रिजॉर्ट होता है, अंतिम उपाय होता है बचने के लिए। और एक चीज याद रखिएगा, ये खाली शेड्यूल बैंक्स को दिया जाता है, ठीक है, जो कि आरबीआई के शेड्यूल में जो बैंक मेंशन है खाली उनको एमएसएफ की फैसिलिटी होती है। बैंक एक दिन के लिए, ओवरनाइट के लिए एमएसएफ के तहत उधार ले सकते हैं। क्लियर हो गया? केवल अनुसूचित वाणिज्य बैंक की बात की जाती है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक ही यहां पर एमएसएफ के थ्रू उधार ले सकते हैं, जिनका की नाम शेड्यूल लिस्ट में है बैंक के। बैंक अपने कुल वैधानिक तरलता अनुपात होल्डिंग का 1% तक इस सुविधा का उपयोग कर सकता है। क्या लिखा है? एसएलआर से ज्यादा नहीं, मात्र 1%। ये भी याद रखिएगा, मात्र 1%। बैंक एमएसएफ के तहत उधार लेने के लिए अपनी वैधानिक तरलता अनुपात प्रतिभूतियों को गिरवी रखता है एज अ कोलेट्रल, जो मैंने आपको बता दिया। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड फॉर पिगोवियन टैक्सेशन? ठीक है, तो यहां पर बताइए, पिगोवियन टैक्सेशन की बात की गई है। कंजप्शन ऑफ सिगरेट, रिसर्च फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, रिस्टोरेशन ऑफ लॉस्ट कल्चरल हेरिटेज। तो ध्यान रखिएगा, पिगोवियन टैक्स जो है वो उन सब चीजों पे लगता है जो कि हार्मफुल होती है, ठीक है, जिसका कुछ साइड इफेक्ट होता है, निगेटिव इंपैक्ट होता है। तो कंजप्शन ऑफ सिगरेट, हाँ होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, लिखा रहता ना सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हाँ इस पे पिगोवियन टैक्स लगेगा। रिसर्च टेक्नोलॉजी तो अच्छी चीज है, इस पे पिगोवियन टैक्स नहीं लगेगा। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल पे लगेगा, ठीक है।
फिर यहाँ पर रिस्टोरेशन ऑफ लॉस्ट कल्चरल हेरिटेज पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? 1 और 3, 1 और 3, ए आपका सही उत्तर है। क्लियर है ना क्लास? चलो यहां देखो, Pigovian tax, a tax assessed against the business and private individual who engage in activities that adversely affect the society। जिस भी एक्टिविटीज से सोसाइटी पे एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस पे पिगोवियन टैक्स लगता है। याद रहेगा? चलो बहुत अच्छी बात है। अगला देखते हैं। फिर इन्फ्लेशन की बात हो गई। अच्छा क्लास, मुझे प्लीज बताइएगा आपको क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो पर्पस है इस क्लास का वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा आप लोगों को। आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी समझ में आना शुरू हुई कि नहीं हुई? ठीक है, और कहीं पे दिक्कत हो रही होगी तो वो भी बताइएगा, लेकिन क्लास को पूरा देखिएगा ज़रूर, प्लीज़ बता ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जब आपके कमेंट्स पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि ठीक है चलो इस अप्रोच को फॉलो करना है कि इस अप्रोच को फॉलो नहीं करना है, तो वो भी अपने दिमाग में रहता है। चलो यहाँ देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति से देनदारों को लाभ होता है। फिर दिया है मुद्रास्फीति से बॉन्ड धारकों को लाभ होता है। ये प्रश्न आपका यूपीएससी में पूछा गया है। अब देखो ऐसे प्रश्न कर लोगे तो इससे डिफिकल्ट प्रश्न नहीं बनेगा आपके एग्जाम में, अगर ये सब समझ में आ गया तो ध्यान दीजिएगा। इन्फ्लेशन बेनिफिट डेटर्स और इन्फ्लेशन बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर। सुनिए, आपने 10,000 का बॉन्ड आपके पास है, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होगा बॉन्ड पे, और ये 15,000 का हो गया, ठीक है, 10 साल में, 10 ईयर्स में ये 15 साल का हो गया। लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ रहा है। कल अगर आप पहले देखे होते तो 10,000 में आपको 10 तोला सोना मिल जाता उस समय, अगर आप खरीदे होते जब आपने बॉन्ड लिया। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो 15,000 में आपको 1 तोला सोना भी नहीं मिलेगा। तो यहां पे जो अमाउंट था बॉन्ड का वो बढ़ा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो 10 से 15,000 हुआ, 5,000 से बढ़ा, लेकिन इन्फ्लेशन उससे तेजी से बढ़ा, जिसके वजह से जो परचेजिंग पावर थी 5,000 की वो घट गई। पहले आप 10,000 में 10 तोला सोना खरीद लेते, लेकिन आज आप 15,000 में 1 तोला सोना भी नहीं खरीद सकते हो, परचेजिंग पावर घट गई। तो इन 5,000 का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ मुद्रास्फीति के कारण। हाँ, अगर मुद्रास्फीति नहीं होती, इन्फ्लेशन नहीं होता, परचेसिंग पावर जो थी, जो वैल्यू थी करेंसी की, उसमें कोई भी बदलाव नहीं देखा गया होता, तो 10,000 15,000 हो जाता, 5,000 का बेनिफिट होता तो वो अच्छा होता। लेकिन अगर मुद्रास्फीति है और आपको आपके बॉन्ड में उतना इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो जो बॉन्ड होल्डर हैं उनको नहीं बेनिफिट होगा, ठीक है, उनको बेनिफिट नहीं होगा। अब बात हुआ डेटर्स की, जो कर्ज लिया है आपसे किसी ने कर्ज लिया है। अब समझो 1 रुपए मेरे बाबा के समय, बाबा को मैं अपने याद करती रहती हूँ इकोनॉमी के लेक्चर में, तो बाबा जहाँ पे भी होंगे खुश होते रहे होंगे कि मेरी बेटी जो है वो इकोनॉमी में मुझे बहुत याद करती है ना, तो सुनते होंगे तो उनको अच्छा लगता होगा। चलो, तो यहाँ पर देखो कि 1 रुपए मेरे बाबा के समय उनसे किसी ने उधार लिया, तो बाबा ने कहा लो 1 रुपए ले लो, अब क्या किया जाए। और दुख की बात यह है, जिसको मेरे बाबा ने उस समय 1 रुपए दिए थे, उसका पोता कल मुझसे मिला और उसने मुझे कहा लो 1 रुपए ले लो, तुम्हारे बाबा ने मुझे उधार दिए थे। अरे मैं क्या करूंगी उस 1 रुपए को अब लेके। तो वो तो खुशी से नाचने लगा कि अरे मेरे बाबा जी ने 1 रुपए उधार लिए थे, 1 ही रुपए तो देना, लो 1 रुपए ऐश्वर्या। लेकिन मैं तो बहुत रोई ना। क्यों रोई मैं? उस 1 रुपए का मेरे बाबा जी मेरे लिए 1 तोला हार, सोने का हार बनवा सकते थे, और वो हार अगर मेरे बाबा जी खरीद के रख दिए होते कि मैं अपनी पोती के लिए रखा हूं, तो मैं तो आज ऐसे आप लोगों को पढ़ा रही रहती ना उस हार को पहन के। लेकिन नहीं, उन्होंने उससे सोना नहीं खरीदा, उन्होंने उसको 1 रुपए को उधार दे दिया, और आज उनका पोता जिसको उधार देता वो मुझे 1 रुपए ला के देता, जिसकी मैं एक्लेयर्स भी नहीं खा सकती हूँ।
तो बताओ, जिसने उधार लिया था वो तो खुशी से नाच रहा है ना, रो तो मैं रही हूं ना जिसने उधार दिया था। तो यहां पर इन्फ्लेशन बेनिफिट द डेटर्स, मुद्रास्फीति से देनदारों को लाभ मिलता है। हाँ बताइए, जिसने लिया है पैसा, ये याद रखिएगा, उसको लाभ मिलता है। तो खाली ओनली वन इज करेक्ट, खाली एक सही है आपका। समझ में आ गया ना ये चीज क्लास? समझ में आया ना? अब वो मुझे 1 रुपए लाके देगा जो मेरे बाबा जी ने उधार दिया, तो मैं उसका करूंगी क्या यार, वैल्यू तो घट गई ना। लेकिन वो तो नाच रहा, उसको तो 1 रुपए देना आज बहुत ही आसान हो गया मुझे ना। तो जिसने उधार लिया था उसके लिए अच्छी बात होती है, इन्फ्लेशन हो गया था। तो जिन ने भी अभी तक उधार लिया है, आप लोग खुश रहिए, महंगाई बढ़ने दीजिए। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं यहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एसोसिएटेड विद द गिनी कोफिशिएंट? कौन सा गिनी कोफिशिएंट से रिलेटेड है? नेशनल इनकम इनइक्वालिटी, लॉरेंस कर्व, एजुकेशन सिस्टम। मैंने आपको बताया था गिनी कोफिशिएंट की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम इनकम इनइक्वालिटी की बात करते हैं। गिनी कोफिशिएंट जो है वो जब 1 के इक्वल होता है तो हम कहते हैं कि पूरी तरीके से इनकम इनइक्वालिटी है, आय असमानता है। और जब यही गिनी कोफिशिएंट आपका 0 के इक्वल होता है तो हम कहते हैं किसी भी तरीके की आय समानता नहीं है। और यही चीज हम लॉरेंस कर्व में देखते हैं। तो ये दोनों जो है वो गिनी कोफिशिएंट से रिलेटेड है, तो 1 और 2। लेकिन एजुकेशन की बात वहां पर नहीं की जाती है, आय असमानता देखी जाती है। अब देखिए, छिपी हुई बेरोजगारी की बात यहां पर की गई है। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, alternative employment is not available, marginal productivity of labor size is 0, productivity of worker is low। ठीक है, यहां पर बोला गया फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, छुपी हुई बेरोजगारी मतलब क्या है? जो बेरोजगारी है वो छुपी हुई है, लग रहा है कि रोजगार है लेकिन असली में वो बेरोजगार है। अब भारत में कृषि को अगर हम देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हम देखें, तो वहां पर हमें छिपी हुई बेरोजगारी दिखती है। कैसे दिखती है बताइए, कैसे दिखती है? कहने को एग्रीकल्चर लैंड में पूरे पूरे फैमिली मेंबर्स काम कर रहे हैं, बेटा बहू बच्चे पोता पोती सब काम कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी रोजगार, उनको भी रोजगार मिल गया है, सब पूरा पूरा घर काम कर रहा है। लेकिन है जमीन छोटी सी, उसमें से जो अनाज उग रहे हैं, जो धान वान निकल रहा है, वो मार्केट में अगर उसको बेचने जाओगे तो 10,000 रुपए मिल रहे हैं। तो 10,000 रुपए तो वहां पर 2 आदमी भी काम करते तब भी मिलते। तो बेरोजगारी थी वहां पर, लेकिन वो छुपा दी गई थी, सब चले गए थे एग्रीकल्चर लैंड में काम करने। तो इसको क्या कहते हैं? इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। कहने को तो सब एम्प्लॉयड थे, सब काम कर रहे थे, लेकिन अर्निंग कितनी हो रही थी? मात्र 10,000। और जो कि वहां पे उसी एग्रीकल्चर लैंड में 2 लोग भी काम करके कमा सकते थे। तो बेरोजगारी छिपी हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, नहीं। श्रम की सीमांत उत्पादकता जो होती है वो शून्य होती है, श्रमिकों की उत्पादकता कम है और है नहीं। यहां ध्यान दीजिएगा आप कि केवल थर्ड सही है। अगर हम देखें, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है लेबर्स की वो 0 है। 2 लोग भी वही काम कर सकते थे, 4 लोग भी वही काम कर रहे हैं, 5 लोग भी वही काम कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है वो 0 होती है। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? छुपी हुई बेरोजगारी। अब देखिए, यहां पर बेरोजगारी की जब हम बात करते हैं तो ये आपके कई तरीके का होता है। फ्रिक्शनल भी होता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल भी होता है, रियल भी होता है, जियोग्राफिकल भी होता है, वॉलंटरी भी होता है और सीजनल भी होता है। सुन लीजिए एक बार, जब हम फ्रिक्शनल बेरोजगारी की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी की। तो यह उन लोगों के कारण होती है जो एक नौकरी से दूसरी नौकरी के बीच में होते हैं, ठीक है, इन बिटवीन द जॉब। अब कोई है वो यहां पे भी काम कर रहा है, यहां पर भी काम कर रहा है, दोनों जगह, ना यहां की जॉब छोड़ा है ना यहां की जॉब छोड़ा है, तो इसके वजह से भी तो बेरोजगारी होगी। अरे भाई, एक जगह की नौकरी छोड़ दो, किसी और को मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? फ्रिक्शनल बेरोजगारी। दूसरा, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी, श्रम बाजार में अस्थिरता जैसे कि गलत कौशल या नई तकनीक के कारण। अब देखिए, यहां पर स्ट्रक्चरल मतलब क्या? जो स्किल्स चाहिए वो नहीं है, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, स्ट्रक्चर के वजह से।
रॉन्ग स्ट्रक्चर की स्किल की वजह से जो बेरोजगारी होती है। वास्तविक वेतन बेरोजगारी, जब वेजेस अबव द इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। जियोग्राफिकल, श्रम की भौगोलिक अस्थिरता के कारण। अब देखो कई, अगर आप कहो कि नॉर्थ ईस्ट में एकदम जो लास्ट गांव है ना, विलेज, वहां पर रोजगार है, पूछो कि जाओगे, तो आप कहोगे नहीं यार, उतनी दूर जाके कौन करेगा काम। पता चला महीने में 40,000 कमाए और खत्म हो गया, बचा, यहाँ परिवार से भी मिलने नहीं आ पाएंगे। तो जियोग्राफिकल बेरोजगारी उसको कहते हैं, ठीक है, भौगोलिक। अब स्वैच्छिक बेरोजगारी भी है। स्वैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? जब इंसान अपने स्वेच्छा से ही काम नहीं करना चाहता, आप इतने आलसी हैं कि आप काम करना ही नहीं चाहते हैं, तो वो स्वैच्छिक वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जैसे हम अगर देखें कृषि में भी हमको सीजनल दिखेगा, या फिर बारात के समय जो लोग बैंड बाजा में काम करते हैं, जब शादी के समय, तो उनको बैंड बाजा में काम करने के लिए उस समय वो रोजगार हो जाते हैं, उनको रोजगार मिल जाता है। लेकिन क्या हुआ, शादी विवाह का समय गया तो अब उनको बैंड बाजा वाले में पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो सीजन टू सीजन, अब किसान है, उसने अपने खेत में लगा दिया अनाज, तो जब बेचेगा मार्केट में तब उसको पैसा मिलेगा, लेकिन अभी जो बीच का समय है बेचारा वो क्या करे, वो बेरोजगार कहलाएगा, घर पे लेटा रहेगा। तो ये सीजनल बेरोजगारी हो गई। समझ में आया क्लास? तो चलिए अगला हम देखते हैं, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया है। हम ओलिगोसीन की बात कर रहे हैं, मायोसीन की बात कर रहे हैं और प्लायोसीन की बात कर रहे हैं। काल का संबंध निम्नलिखित में से किस शिलाकीर्ति के निर्माण से रिलेटेड है? तो बताइए, ओलिगोसीन, मायोसीन और आपका प्लायोसीन, ये सब किससे रिलेटेड है? ये सब आपके रिलेटेड है हिमालयन माउंटेन से। सी आपका सही उत्तर है। जब हम देखते हैं मिडिल हिमालय की बात करते हैं, मध्य हिमालय की, तो वो उसका फॉर्मेशन कब हुआ? मायोसीन में। ग्रेट हिमालय की बात करते हैं तो ओलिगोसीन में। यहां पर देख लीजिए आप लोग, यहां पर जब हम बात करते हैं चट्टानों के निर्माण की, तो देखिए यहां पर महान हिमालय की जब हम बात कर रहे हैं, इनका निर्माण ओलिगोसीन काल के दौरान हुआ है, ठीक है। जब हम बात करते हैं लघु मध्य की, तो इनका निर्माण कब हुआ है? मायोसीन के समय में। और जब हम बात करते हैं शिवालिक रेंज की, तो यहाँ पे प्लायोसीन के समय में इनका निर्माण हुआ है। क्लियर है क्लास ये चीज? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है आज आप लोगों की, लेकिन अगर आप चाहें तो 2 पार्ट में क्लास को देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो क्लास को भगा के देखना है, स्लो करके देखना है, 1 पार्ट में देखना है, 2 पार्ट में देखना है, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन कोशिश जरूर करिएगा, क्लास को देखिएगा जरूर क्लास, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। भारत के निम्नलिखित देशों के साथ लगने वाली सीमाओं को अधिक से कम की ओर व्यवस्थित हमको करना है। यहाँ नेपाल दिया है, भूटान दिया है, पाकिस्तान दिया है, म्यांमार दिया है। तो देखिए अगर इन सब में देखें तो सबसे ज्यादा जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी 2 जगह दिया गया है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ, फिर भूटान के साथ। डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर यहाँ देख लीजिए क्लास आप, अगर हम देखेंगे पाकिस्तान के साथ 3,310, नेपाल के साथ 1,752, ठीक है, 1,458 म्यांमार के साथ, और मात्र 587 किलोमीटर भूटान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। दिख रहा है ना क्लास आपको? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहां पे देखते हैं इस प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है। दिए गए कथनों में से सत्य कथन को चुनना है हमको। बियाफो हिमनद कुमायूं हिमालय में स्थित है, सियाचिन हिमनद चंद्रा घाटी में स्थित है। तो हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। बियाफो ग्लेशियर जो है वो कुमायूं हिमालय में नहीं लोकेटेड है। कहां पर है? कैराकोरम रेंज में, मैंने आपको बताया था ये चीज। और अगर हम सियाचिन ग्लेशियर की बात करेंगे तो ये कहाँ है? ये भी कैराकोरम रेंज में है, बताया गया है क्लास आपको, ठीक है। और कैराकोरम रेंज में अगर हम देखेंगे तो नुब्रा वैली में, कहाँ में? कहाँ पे? नुब्रा वैली में, याद रखिएगा। तो दोनों ही आपके बिल्कुल गलत हैं, ठीक है, गलत है। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला यहां पर देखिए क्या दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट द लद्दाख विथ सिकियांग प्रांत से कौन जोड़ता है? प्रोविंस ऑफ चाइना, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? वो अघिल पास हो जाएगा। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं
क्योंकि अब आप लोग भी थक गए होंगे। चलिए, तो यहां पर देखिए, अगर हम बचला दर्रा की बात करें तो ये उत्तराखंड को कुमायूं से कनेक्ट कर रहा है। उत्तराखंड के कुमायूं को तिब्बत से कनेक्ट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बनिहाल दर्रा की बात करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर के डोडो जिले को, ठीक है, देखिए डोडो जिले के बनिहाल नगर को कश्मीर घाटी के काजीगुंडा जिले से कनेक्ट कर रहा है। और बारालाचा जो दर्रा है वो हिमालय प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा था कि मैम पासेस पढ़ा दीजिए ना, तो वो मैं पढ़ा दूंगी। देखिए क्लास, मैंने आपको पहले की भी क्लासेस में कुछ ट्रिक्स बताई थी, जैसे रोहतांग भरा शिप। रोहतांग भरा शिप आप कैसे इमेजिन करें? आप इमेजिन करिए एक शिप है, ठीक है, और इसमें एक आदमी बैठा हुआ है और बहुत तेजी से लहरें उठ रही हैं। तो इसमें बैठने के लिए उसे क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए ना, हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए, तभी तो शिप पे बैठेगा जहां पे बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? रोहतांग, भारा शिप, ठीक है, रोहतांग, बारा शिप। तो रोहतांग पास, बारालाचा और शिपकिला, ये सब कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। वो मैं आपको बताऊंगी, आप चिंता मत करिएगा, अब नेक्स्ट क्लास में लेकिन उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अब क्लास आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आज इकोनॉमी का लेक्चर था तो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे कॉन्सेप्ट। अगर कहीं पर भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और प्लीज़ आज तो ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। अगर जैसे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे समझ में आता है कि मुझे अपनी क्लास का अप्रोच क्या रखना है, ये भी आप समझिए। आप लोगों के जो डिमांड्स होती हैं उसको मैं पढ़ती हूँ, कभी कभी रिप्लाई कर देती हूँ, कभी कभी नहीं रिप्लाई करती हूँ, लेकिन प्रश्न के माध्यम से जहाँ पे भी डाउट होगा आगे उसको कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप लोग नहीं परेशान होंगे। लेकिन आप मुझे प्लीज़ बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी, ये मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। सारे स्टूडेंट जिनको भी क्लास समझ में आई हो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि मैम क्लास कैसी लगी, तो मैं पढ़ूंगी, उसी के अकॉर्डिंग हमारे आगे की क्लास का अप्रोच डिसाइड होगा। आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा था मैम करंट अफेयर्स को इंक्लूड करने को, तो वो भी अब आगे के क्लास में 5-5, 6-6 करके हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, उसकी भी चिंता आपको नहीं करनी है। तो चलो क्लास, आज के सेशन को यहीं एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। कोई भी डाउट हो हमें बताइए, आपके फैकल्टी यहाँ पर हैं आपकी मदद करने के लिए ही। हम प्रश्नों के माध्यम से आपके डाउट को कवर करेंगे और आपको हेल्प भी करेंगे। किस सब्जेक्ट में कहाँ दिक्कत हो रही है बेझिझक बताइए, और ये ज़रूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। धन्यवाद क्लास, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो ज़रूर दीजिएगा।